देखिए अपकृत विधि में आपका चूंकि सेक्शन तो है नहीं, तो जो टाट चल रहा है उसमें आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। अब तक क्या क्या पढ़ाया गया है ये भाई समझ लीजिए। एक तो अपकृत के आवश्यक तत्व हमने बताया, फिर अपकृत का विकास हम बता चुके हैं। फिर अपकृत का नेचर बताए हैं कि यह ला ऑफ टाट है कि ला ऑफ टाट्स है। फिर अपकृत और अन्य कानूनों में अंतर क्या है, ये भी काफी क्वेश्चन बनता है कि अपराध और अपकृत में अंतर। फिर अपकृत और संविदा भंग में, अपकृत और न्यास भंग में। बंद कर दीजिए पंखा, थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए। ये वाला चल रहा है, देखिए एफ लिखा होगा। रहने दे थोड़ी देर, बिना पंखा के पढ़िए कौन। सेकेंड पीरियड में चला दिया जाएगा। इसके बाद हमने मैक्सिम आपको बताई थी, यूबी जस आईबी रेमेडियम, नहीं ये आपका इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, और इस पर केस और तमाम चीज़ें आती हैं। इसके बाद आपका भारत में अपकृत विधि का विकास कैसे हुआ, ये आपका बताया गया। और अब आइए आगे हम चैप्टर उठाते हैं आपका। वह जो चैप्टर रहेगा जनरल एक्सेप्शन, यानी कि जनरल एक्सेप्शन से भी आपका मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन बनता है। यानी कि साधारण अपवाद जो हमें शुरू करना है अब चैप्टर आपका, साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन। इसको जब भी पढ़िए, मैं फिर एक बार आपको सलाह दे रहा हूँ, जो ये साधारण अपवाद हम पढ़ेंगे या जनरल एक्सेप्शन, इसको दो एंगल से आपको पढ़ना है। एक आईपीसी के एंगल से और दूसरा आपका टाट के एंगल से। क्या ये पहले, यानी कि साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन है क्या, पहले ये समझिए, उसके बाद से आपका तो सबसे पहले आईपीसी के एंगल से हम बताएंगे, फिर टाट के एंगल से। और देखिए क्वेश्चन आपका नेट और बिहार में किस मॉडल से बना है, शुरुआती दौर में ही, वो भी आपको शुरुआती दौर में ही कुछ कवर करना है। साधारण अपवाद होते क्या है पहले ये जानिए अच्छे से। साधारण अपवाद की परिभाषा न तो टाट में दी गई है, न ही आईपीसी में, ये याद रखिए। यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है, न ही आपका आपराधिक मामलों में किया गया है और न ही आपका सिविल मामलों में। तो अगर आपका कोई पूछे, प्री में आ भी चुका है यूपी में, कि साधारण अपवाद है क्या, तो साधारण अपवाद वे प्रतिरक्षाएं हैं, वे डिफेंस हैं, वे बचाव है, जहाँ की अगर कोई व्यक्ति अपना मामला साधारण अपवाद में सेट कर देता है या ला देता है, तो आपराधिक मामलों में वह अपराध भले किया हो, लेकिन उस अपराध के लिए वह दंड का भागी नहीं होगा। और सिविल मामलों में भले वह अपकृत किया हो, लेकिन मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि उसे छूट मिल जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी, उससे मुआवजा वसूला नहीं जा सकता। तो दोनों को एक साथ मैं लेकर चल रहा हूँ फिलहाल। फिर इसको एक बार अच्छे से समझिए। अगर कोई पूछे कि जनरल एक्सेप्शन क्या है, आईपीसी में पूछे, तो आपका जवाब रहेगा साधारण अपवाद एक डिफेंस है या बचाव है। अब यूपी में जो क्वेश्चन मॉडल आईपीसी में बना है कि साधारण अपवाद के तहत कितना दंड का प्रावधान है, तो कोई दंड नहीं है। ये दंड की बातें नहीं है, बल्कि किसके लिए बना है,
बचाव के लिए। अब समस्या ये आई कि अपकृत्य में इसका क्या रूल है। तो अपकृत्य में भी जो जनरल, चूंकि सेक्शन तो है नहीं आईपीसी के तरह, तो बिना सेक्शन के कौन कौन से वी बातें हैं, कौन कौन से वी बातें हैं जहाँ की अगर वादी प्रतिवादी पर मुकदमा करता है कि हमें प्रतिवादी से मुआवजा दिलवाया जाए, तो प्रतिवादी अपना बचाव ले सकता है, यानी कि अपना डिफेंस ले सकता है। और अगर प्रतिवादी जनरल एक्सेप्शन में अपना मामला सेट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में वह उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि उससे एक पाई भी मुआवजा वसूला नहीं जा सकता। सेम इसी प्रकार आईपीसी में भी प्रावधान है। अगला, ये जो जनरल एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, वह दो प्रकार के होते हैं। यानी कि साधारण अपवाद दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक विशिष्ट। तो यहाँ से आपका बिहार ने क्वेश्चन बना रखा है। साधारण मतलब जनरल, जनरल का मतलब ये हुआ कि सभी अपराधों और सभी अपकृत्यों में हम उनका बचाव ले सकते हैं। यानी कि ऐसे बचाव जो कि सभी अपराधों में मान्य है, उसे हम कहते हैं जनरल एक्सेप्शन। और स्पेसिफिक एक्सेप्शन या विशिष्ट अपवाद हम उसे कहते हैं जो सभी अपकृत्यों और अपराधों में मान्य नहीं है, यानी कि सब में आप उनका बचाव नहीं ले सकते, केवल और केवल किसी पर्टिकुलर आप अपराध या अपकृत्य में ही उनका बचाव ले सकते हैं। जैसे कि आपका पहले एक आईपीसी का उदाहरण, तब टाट का उदाहरण। जिससे सबसे अच्छा उदाहरण आईपीसी में आपका धारा 300 के 5 अपवाद हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि आईपीसी के सेक्शन 300 में मर्डर परिभाषित है और 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, तो ये जनरल एक्सेप्शन है कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। तो आप जनरल ना मारिएगा, क्या मार कर आएंगे, आपका बीसी। तो बताइए, ये जो 5 अपवाद हैं, इनका बचाव किस अपराध में लिया जाएगा, सभी अपराधों में कि केवल मर्डर में। तो केवल मर्डर में। यानी कि ऐसे बचाव जिनको किसी विशिष्ट अपराध में ही लिया जा सकता है, वे विशिष्ट अपवाद हो गए। और ऐसे अपवाद जिनका बचाव सभी अपराधों में लिया जा सकता है, वह सामान्य बचाव हुए, यानी कि जनरल एक्सेप्शन। इसी प्रकार अपकृत्य में भी है, सेम चलेगा। अपकृत्य में टाट में भी अगर ए ने बी के खिलाफ मुआवजे के लिए मुकदमा किया है, तो कुछ बचाव ऐसे होंगे जहां की बी सभी अपकृत्यों में उन बचावों को ले सकता है, और कुछ बचाव ऐसे होंगे जहां की प्रतिवादी अर्थात बी कुछ ही अपकृत्यों में उसका बचाव ले सकता है, सभी में नहीं। तो जब सभी अपकृत्यों में डिफेंस ले, तो उसे जनरल एक्सेप्शन कहेंगे। और जब आपका, मैं बता दूं, किसी विशिष्ट आपका कह सकते हैं कि अपकृत्य में ही वह बचाव ले, बचाव के रूप में मान्य हो, तो उसे सामान्य साधारण अपवाद न कह के विशिष्ट अपवाद कहेंगे। यही बिहार ने अटैक किया था कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि योगदायी उपेक्षा पर, कि योगदायी उपेक्षा कैसा बचाव है, जो बिहार में दिया था। तो योगदायी उपेक्षा एक अर्ध बचाव कहिए, एक विशिष्ट बचाव कहिए, क्योंकि ये सभी अपकृत्यों में नहीं लिया जा सकता। यह बचाव केवल और केवल नेग्लिजेंस के अपकृत्य में, यानी कि उपेक्षा के अपकृत्य में ही लिया जा सकता है। तो आगे हम बताएंगे योगदायी उपेक्षा होता क्या है आपका डिटेल में।
उस पर भाई केस भी आपका पढ़ना है, 4-5 केस योगदाई उपेक्षा पर, और केस भी आपका पूछा जाता है। लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि जनरल एक्सेप्शन होते क्या है। तो इसमें दंड नहीं है, यानी कि ये बचाव है। क्रिमिनल मामलों में कौन लेता है? अभियुक्त। और सिविल मामलों या टाट में कौन लेगा? प्रतिवादी। अगर अभियुक्त अपना मामला 76 से लेकर आईपीसी 106 में सेट कर दे तो कोई दंड नहीं। और टाट में अगर प्रतिवादी अपना मामला, चूंकि सेक्शन है नहीं तो बिना सेक्शन के ही पढ़ना है, तो अगर अपकृत में जो साधारण अपवाद हम बताएंगे, अगर विपक्षी या प्रतिवादी अपना मामला उसमें सेट कर दे तो वह मुआवजा देने के लिए लाइबिल नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका आईपीसी बताया जाए और तब अपकृत शुरू किया जाए। यानी कि आपका यह जरूरी है कि क्रिमिनल मामलों में क्या नियम है ये बताया जाए, और तब जनरल एक्सेप्शन कहाँ शुरू किया जाए? टाट में। तब आपका कुछ और बताते हैं क्वेश्चन जो बार बार अटैक कर रहे हैं आपका नेट में भी, बिहार में भी, तमाम जगह। आईपीसी पहले देखिए, जब भी आईपीसी पढ़िए साधारण अपवाद, तो सबसे पहले आपका सेक्शन 6 पढ़ना है, फिर 40 पढ़ना है, आईपीसी की धारा 41, फिर आपका 42 पढ़ना है, फिर 76 से लेकर 106 पढ़ना है, फिर इसको दो वर्गों में बांट देना है आपका, एक 76 से लेकर 95 और दूसरा 96 से लेकर 106। और इसी के साथ जो एविडेंस एक्ट की धारा है, साक्ष्य अधिनियम की धारा है, मुख्य रूप से 105 पढ़ना है। यानी कि आईपीसी में कम से कम इतनी धाराएं आप तैयार रखिएगा। फिर हम बता दें आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं। 6 पढ़ना है, 40 पढ़ना है, 41, 42, फिर 76 से लेकर 106, इसको दो वर्गों में बांटना है। एक वर्ग रहेगा 76 से लेकर 95 और दूसरा 96 से लेकर 106। और अंत में आपको मने सामान्य अपवाद को साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर होगा। और वह सेक्शन कौन एविडेंस का पढ़ना है? 105। पिछली बार आपका 105 एविडेंस का सेक्शन बिहार जे में पूछा गया था। आपका ये जो सेक्शन है पिछली बार ही क्वेश्चन आया है। तो भाई कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि उससे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हर हाल में वह क्वेश्चन भी आपको तैयार रखना है। अब इसी को एक एक करके चला जाए। सबसे पहले देखिए जनरल एक्सेप्शन की बात आपका भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के अध्याय 4 में की गई है। चैप्टर वाइज भी पूछा गया क्वेश्चन, तो किस चैप्टर में किया गया है? चैप्टर नंबर 4 में, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक में। जनरल एक्सेप्शन क्यों दिए गए हैं? तो इसका आधार ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस व्यक्ति का इरादा अपराध करने का न हो, या उस व्यक्ति का कार्य उचित हो, जस्टिफाई हो, या युक्तियुक्त हो, या न्यायोचित हो, तो ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपराध करने के बावजूद भी बचाव का हकदार होगा। इस बचाव को भारतीय दंड संहिता में दो खंडों में बांट दिया गया है। पहला खंड सामान्य बचाव है जो 76 से लेकर 95 तक में दिए गए हैं, और दूसरा जो क्लाज बंटवारा किया गया है वह प्राइवेट डिफेंस है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है, धारा 96 से लेकर 106 तक। अब दोनों का बेस क्या है, ये अलग अलग क्वेश्चन बनता है। आखिर 76 से 95
तक में जो बचाव लिया जाता है, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है, जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, और 96 से लेकर 106 तक में जो बचाव लिया जाता है उसका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस, विधि शास्त्रीय आधार क्या है, ये भी क्वेश्चन आजकल बन रहा है। तो दोनों को थोड़ा अलग अलग समझने का प्रयास करिए, एक में ना मिक्स करिएगा, क्योंकि दो वर्ग में बांटा गया है तो कुछ न कुछ क्या रहेगा कारण। देखिए, जहाँ तक 76 से लेकर 95 तक की बात है, यह जो डिफेंस दिया गया है इस मैक्सिम पर आधारित है कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंस सिट्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा, इंटेंशन या आशय या दुराशय कहिए उस कार्य को करने का न हो। अर्थात अपराध के लिए दो बातें आवश्यक मानी गई है, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। अगर ये दोनों बातें मौजूद हैं तो व्यक्ति को सजा दी जाए, और अगर एक बात इसमें से गायब है यानी कि मेंस रिया, तो व्यक्ति को सजा न दी जाए। तो जो 76 से लेकर 95 तक में बचाव का जो बेस है वह ये है कि व्यक्ति अपराध तो करता है लेकिन उस अपराध को करने का उसका इरादा नहीं होता, अर्थात आशय या इंटेंशन या मेंसरिया कहिए या आपराधिक मनः स्थिति कहिए, इसके अभाव के कारण व्यक्ति को अपराध करने के बावजूद भी बचाव दिया जाता है। यही इसका ध्येय है। यानी कि अगर पूछे कि 76 से लेकर 95 तक में जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, किस आधार पर बचाव दिया जाता है, तो आपका एक लाइन जवाब रहेगा आपराधिक मनः स्थिति का न होना, या मेंसरिया का अभाव कहिए, या दुराशय या आशय का न होना। याद रखिएगा, यानी कि व्यक्ति अपराध करता है लेकिन उसका इरादा उस अपराध को करने का नहीं होता। तो कौन कहाँ से कहाँ तक धारा लागू होगी, 76 से 95, और ये सामान्य बचाव कहे जाते हैं, यानी कि ये साधारण बचाव है। इसके बाद जो आपका 96 से लेकर और 106 आ जाइए, जहाँ तक सेक्शन 96 से लेकर 106 तक की बात है, इसमें जो बचाव का आधार है यानी कि जो डिफेंस का आधार है वह आपका कार्य का जस्टिफाई होना, कार्य का उचित होना, कार्य का न्यायोचित होना या कार्य का न्यायानुमोद्य होना, ये इसका आधार है। अर्थात कोई व्यक्ति आपका ये कहता है कि हजूर जो कंडीशन विद्यमान थी, अगर आप भी उस कंडीशन में होते तो वही करते जो मैंने किया, अतः मैंने अपने शरीर के बचाव के लिए या संपत्ति के बचाव के लिए या समाज के शरीर के बचाव के लिए या समाज की संपत्ति के बचाव के लिए ये अपराध तो मैं किया हूँ, लेकिन मेरा कार्य सराहनीय है, न्यायोचित है, उचित है, अतः मुझे इस अपराध से बचाव दिया जाए। यानी कि 96 से लेकर और 106 तक में बचाव का जो मुख्य आधार है वह कार्य का जस्टिफाई होना है, यानी कि कार्य का न्यायोचित होना। यानी कि अभियुक्त ये दिखाता है कि हजूर हमारा कार्य सराहनीय है, भले मैंने अपराध किया लेकिन अन्यथा मेरा कार्य जस्टिफाई है, न्यायोचित है। अब आइए, यानी कि इसका मतलब एक उदाहरण द्वारा देखा जाता है, और आईपीसी में आपको बताया भी गया था। वह उदाहरण बताया गया था आपका सांप वाला उदाहरण, स्नैक वाला।
देखिए फिर हम एक लाइन दो लाइन बताते हैं उस उदाहरण को समझाने के लिए। आपका कहानी है भी किताबों में 6 7 या 8 में है किताब में। और आपका एक डॉक्टर साहब थे और उनका जो बेटवा था वो सांप का शौकीन था पालने का। सांप पाला था। अपने बर्थडे के दिन एक सांप को उठाया और कहा कि ये पालतू सांप है और उसका मुख दबा दिया। तो जैसे ही आपका वह अपना पकड़ ढीली किया सांप पर, सांप ने उसे डस लिया। यानी कि जब सांप को ये उचित आशंका हो गई कि लग रहा है कि मालिक हमारा मुंह दाब कर मार देगा, तो सांप ने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में मालिक को ही डस लिया। तो सांप ने कोई गलत कार्य नहीं किया। यानी कि सांप ने गलत कार्य किया, लेकिन उसका गलत कार्य न्यायोचित माना जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। यानी कि जब शरीर या संपत्ति पर खतरा, उसी प्रकार सेम आप मानव पर जोड़ लीजिए कि जब शरीर या संपत्ति का खतरा मौजूद हो, तो उस खतरे के निवारण के लिए आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। यहाँ तक कि आईपीसी के सेक्शन 100 में 7 कंडीशन है। शरीर के बचाव के लिए मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। 103 में 4 कंडीशन है जहां संपत्ति के बचाव के लिए आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। यानी कि यह यहाँ तक विस्तृत है प्राइवेट प्रतिरक्षा कि आप संपत्ति और शरीर के बचाव के लिए मृत्यु तक भी कारित कर देते हैं। तो आपका जो कार्य होगा वह एक्सक्यूज होगा, क्षम्य होगा। यानी कि आपका कार्य कानून उचित मानता है। आपने अपराध किया लेकिन उसके लिए कोई सजा आपको नहीं मिलेगी। अब समस्या ये है कि मामला 76 से लेकर 106 आईपीसी तक में आता है। इस बात को प्रूफ करना या इस बात को न्यायालय में सिद्ध करना या साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? अभियोजन पर होगी कि अभियुक्त पर होगी? यानी कि कौन ये कोर्ट में साबित करेगा कि हमारा मामला 76 से लेकर 106 तक में आता है? तो इसे साबित करने का भार एक्यूज्ड पर होगा, अभियुक्त पर होगा। और एविडेंस की कौन सी धारा बताती है? 105। यह धारा की विशेषता यह है कि यह धारा केवल आपराधिक मामलों में, केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है। ऐसा एक क्वेश्चन आपका बनता है एविडेंस में, इस बार भी बना था जे में, कि कौन सी एविडेंस की धारा केवल सिविल मामलों में लागू होती है। तो हम फिर एक बार चार्ट याद करवा रहे हैं, याद करवा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर हम एविडेंस की सभी धाराएं एक जगह लिखते हैं। धारा 23 हो गया, इसके बाद आपका 52 हो गया, 55 हो गया और 115, 116, 117। ये जितनी 6 धाराएं हैं ये केवल और केवल एविडेंस की धाराएं सिविल मैटर में, दीवानी मामले में लागू होगी, आपराधिक में नहीं। और यहीं से क्वेश्चन आपका बना था। अब हो सकता है कि आपका पिछली बार जो ऐसा क्वेश्चन बना था वह स्टापेल पर बना था। 115 से 117 की विबंध लागू होता है सिविल में, आपराधिक में, दोनों में, तो केवल सिविल में। और इस बार के जे में जो बना था वह आपका सेक्शन 23 बना था कि ये धारा किस में लागू होती है? तो केवल सिविल। भाई कोरिलेट करके भी क्वेश्चन तैयार करना है, ये नहीं कि सीधे आपका टाट पर आ जाइए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है। अब आपराधिक मामलों में कौन सी धाराएं अप्लाई करेंगी? तो आपका धारा 30 करेगी, 53 करेगी, 53A करेगी, 54 करेगी, 105 और 111A, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो 6 धाराएं हैं
आपका फिर देखिए 30, 53, 53A, 54, फिर आपका 105, उसके बाद आपका 111A। ये जो एविडेंस की धाराएं हैं ये केवल और केवल आपराधिक मामलों में लागू होगी, सिविल में नहीं। तो फिर बैक हुआ जाए, जहाँ पढ़ा जा रहा है वहाँ आया जाए। जो 76 से लेकर 105, 106 तक की बातें हैं, इसको प्रूफ करने का दायित्व या लाइबिलिटी किस पर होगा? अभियोजन पर कि अभियुक्त पर कि दोनों पर? तो दोनों न मारिए, किस पर होगा? एक्यूज पर या अभियुक्त पर। ये कौन सी धारा एविडेंस की बताती है? 105। फिर बैक हो या अभी आईपीसी में ही। अब ये जो साधारण अपवाद हैं 76 से लेकर 106, तो धारा 6 अध्याय 4 की कुंजी कही जाती है, जनरल एक्सेप्शन की कुंजी कही जाती है धारा 6 आईपीसी की। तो आखिर सेक्शन 6 में क्या है ये समझिए थोड़ा। सेक्शन 6 ये बताता है कि जो अध्याय 4 में जनरल एक्सेप्शन दिया गया है, ये सभी धाराओं में, यानी कि अपराध की जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, अपवाद दिया गया है, दंड दिया गया है या परंतुक दिए गए हैं, सभी में ये माना जाएगा कि वह उसके नीचे लिखी गई है, भले लिखा न गया हो। इसका मतलब कि अगर आप 378 आईपीसी में चोरी या थेफ्ट की परिभाषा देखिए, तो धारा 6 ये बताती है कि 378 के नीचे, माने उस धारा के नीचे 76 से लेकर 106 तक की धाराएं लिखी हुई मानी जाएंगी, भले ही वहां वह लिखी न गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अपराध आप पढ़ेंगे, ये मानकर चलिए कि सभी अपराधों के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 76 से लेकर 106। यानी कि अब समस्या, यानी कि 76 से लेकर 106 का बचाव सभी अपराधों में मान्य होगा, सभी अपराधों में लिया जा सकता है। इसका मतलब ये भी निकला। अब समस्या ये आई कि सभी, जैसे ही ऑफेंस आपका है सभी अपराधों में, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है कि अपराध को स्पष्ट किस धारा में किया गया है? 40 में, आईपीसी की धारा 40 में। तो अपराध का मतलब पहले समझिए। ऑफेंस का मतलब बताया गया है जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल लॉ के तहत अपराध हो, और जो लोकल लॉ के तहत अपराध हो। तो जो क्वेश्चन का मॉडल बना है कि साधारण अपवाद का बचाव लिया जा सकता है आईपीसी के तहत अपराधों में, विशेष विधि के तहत अपराधों में, स्थानीय विधि के तहत अपराधों में, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे? क्यों? क्योंकि अपराध में लिया जाएगा और अपराध को कहाँ स्पष्ट किया गया है? 40 में। 41 में स्पेशल लॉ दिया गया है, विशेष विधि, और आईपीसी की धारा 42 में लोकल लॉ, यानी कि स्थानीय विधि। इस प्रकार आपका ये आपराधिक मामलों में जनरल एक्सेप्शन क्या है, ये आपका समाप्त हुआ। अब ऐसे ही इसी तर्ज पर आपको जो पढ़ना है, आपका पढ़ना है टाट में। देखिए अपकृत में आपका, चूंकि सेक्शन तो है नहीं, न ही धारा है कि हम धारा बता दें कि यहाँ से यहाँ तक है, अतः न्यायालयों के निर्णयों द्वारा जिन जिन अपवादों को मान्यता प्रदान की गई है वही अपवाद बताया जाएगा, और आप दिमाग लगाकर आईपीसी का सेक्शन बताते रहिएगा। यानी कि ज़्यादातर जो अपवाद होंगे वह टाट में भी होंगे और आईपीसी में भी।
आपका केस भी लगभग एक ही ज़्यादातर में मिलेगा। यानी कि जो केस आईपीसी में मिलेंगे वही केस कुछ मामलों में आपका कह सकते हैं कि टाट में, लेकिन कुछ अंतर जरूर रहेगा। और क्या क्या अंतर हैं वही अंतर पहले हम खोजें। देखिए बिहार का मॉडल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपकृत विधि में आपका बचाव के रूप में मान्य नहीं है या कोई बचाव नहीं है। तो ये जरूर याद रखिएगा कौन बचाव नहीं है। अब उसमें दे देगा एक्ट ऑफ गॉड या विश मेजर या दैवकृत। दूसरा दे देगा आपका अनिवार्य दुर्घटना एक्सीडेंट। तीसरा कंसेंट दे देगा यानी कि सम्मत। और चौथा बाल्यावस्था या लड़कपन दे देगा यानी कि चाइल्डहुड। अब देखिए आईपीसी में जो बचाव है वो सभी बचाव टाट में मान्य नहीं है। एक लाइन याद रखिए। तो कौन कौन बचाव टाट में मान्य नहीं है वो लिस्ट याद करना चाहिए। मैंने सबसे पहले नकारात्मक हम बता रहे हैं कि किस किस को बचाव के रूप में अपकृत में मान्यता नहीं दी गई है लेकिन आईपीसी में मान्यता दी गई है। तो वह आपका सबसे पहले बाल्यावस्था पूछा जाता है। अभी हम इसको पहले बाल्यावस्था पूछा जाता है, फिर मत व्यक्ति द्वारा कार्य, फिर आपका भूलवश किया गया कार्य, फिर आपका चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यही आपका मुख्य रूप से पूछा जाता है। ज़्यादातर जो नेट और बिहार में अटैक किया है वह बाल्यावस्था पर किया है। तो फिर एक बार दिमाग बैठा लीजिए कि अपकृत विधि में कौन बचाव के रूप में मान्य नहीं है। तो आपका बाल्यावस्था भी नहीं है, मत व्यक्ति द्वारा कार्य भी नहीं है, चित्त विकृत द्वारा व्यक्ति द्वारा कार्य भी नहीं है, और आपका मिस्टेक या भूलवश कर दिया है कार्य, तब भी प्रतिवादी कोई बचाव नहीं ले सकता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण अपकृत्य का देखा जाए। मान लीजिए बी एक 5 वर्षीय बालक है और यह भी ए के प्रति अपकृत्य करता है, कोई दोषपूर्ण कार्य करता है। अब ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है कि बी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो यहाँ समस्या ये आई कि क्या बी इस बात का बचाव ले सकता है कि जब मैं अपकृत या टाट किया था मैं केवल 5 वर्ष का था, अतः मैं कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होऊंगा। नहीं ले सकता। आईपीसी में ले सकता है लेकिन टाट में नहीं। क्यों टाट में नहीं ले सकता? क्योंकि 4 पहले याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं कौन बचाव नहीं है। तो ये कौन कौन बचाव नहीं है? बाल्यावस्था, इसके बाद आपका नशे वाले व्यक्ति, इसके बाद आपका भूल वाले, और इसके बाद आपका उन्मत्त व्यक्ति। उन्मत्त का मतलब आप मत, हाँ उन्मत्त। 84 यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन। पहले इन चारों को आईपीसी और टाट में बता दिया जाए तब साधारण अपवाद शुरू किया है। लेकिन एक लाइन मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा गलत होकर आ रहा है कि कौन बचाव नहीं है। और जो लोग थोड़ा अंदर से नहीं जानते, बाल्यावस्था को आईपीसी जो पढ़े रहते हैं केवल, टाट से नाता ही नहीं रहता, तो वह सबको बचाव दिलवा देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन बचाव होगा कौन नहीं। तो एक एक करके इन चारों को पहले देखा जाए तब बचाव शुरू किया जाए। देखिए पहला आपका बाल्यावस्था। अगर कोई बालक कोई अपकृत्य करता है तो अपकृत्य विधि के तहत उस बालक को कोई बचाव प्राप्त नहीं है। अर्थात इसका मतलब कि अगर कोई शिशु कोई टाट करता है तो ऐसे शिशु के विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है और उससे मुआवजा वसूला जा सकता है।
तो कैसे मुकदमा किया जाएगा, कैसे आपका मुआवजा वसूला जाएगा, पहले टाट समाप्त हो माने टाट पढ़ाया जाए, फिर हम आपका इसके बाद आईपीसी पढ़ाएंगे माने बालक के बारे में। लेकिन दिमाग में बैठाइए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि बाल्यावस्था अपकृत में कोई डिफेंस नहीं है। अब आप थोड़ा सीपीसी में भी जाना पड़ेगा। सीपीसी में ये जाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण से बनाया जाए, ए और बी। मान लीजिए बी आपका 18 वर्ष से कम का बालक है और ए के प्रति कोई अपकृत्य करता है और ए बी के खिलाफ मुआवजे के लिए क्या करता है, मुकदमा। तो सीपीसी का आर्डर 32 थोड़ा गौर करिएगा। अगर ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है, बी पागल या अवयस्क है, तो बी की ओर से बी का पक्ष रखने के लिए यानी कि प्रतिवादी की ओर से उसका बचाव करने के लिए न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि बी तो माइनर है। और उस व्यक्ति का नाम होगा गार्जियन एड लिटेम या वादार्थ संरक्षक। यानी कि सीपीसी के आदेश 32 के तहत ऐसे बालक के बचाव के लिए या पागल हैं तो पागल के बचाव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा और वह याद रखिएगा क्या नाम होगा, गार्जियन एड लिटेम यानी कि वादार्थ संरक्षक। अब ये मुकदमा किया बी पर, तो क्या बी लाइबिल होगा कि नहीं, टाट के तहत लाइबिल होगा, क्योंकि बाल्यावस्था अपकृत में कोई बचाव नहीं है। यानी कि अगर बी कहे कि हम 5 साल के थे, 2 साल के थे, 1 साल के थे, तब हमसे ये गलत कार्य हो गया, हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो यह कोई तर्क उसका काम आएगा कि नहीं, अपकृत में नहीं आएगा। इसको अब आपराधिक मामलों में ले जाइए। जहाँ तक क्रिमिनल मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में बाल्यावस्था बचाव है और आईपीसी की 2 धाराएं कम से कम पढ़ना है, 82 और 83। अब थोड़ा आपराधिक मामलों में गौर करिए। आईपी बाल्यावस्था आपराधिक मामलों में डिफेंस हैं। 2 धाराएं याद करना है आपको, 82 आईपीसी और 83। 82 पहले देखिए, अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम है और तब उस दौरान कोई अपराध करता है, तो वह किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं होगा, उसे पूर्ण बचाव दिया गया है। अर्थात यह धारा कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत है, अकाट्य तर्क है। मात्र यह तथ्य कि अपराध करने के दिन बच्चा 7 वर्ष से कम था, इस बात का अकाट्य तर्क होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा कि वह अपराध करने में क्या है, अक्षम। कोई काम नहीं आएगा तर्क आपका। इसे डोली इनकैपेक्स कहते हैं, अक्षम गुड़िया, यानी कि ऐसी गुड़िया जो अपराध करने में क्या हो, अक्षम। 83 आइए, अगर शिशु जिस दिन वह अपराध किया उसकी एज 7 वर्ष से अधिक हो किंतु 12 वर्ष से कम हो, तो उसकी समझदारी देखी जाएगी और अगर वह अपने कार्य की प्रकृति को समझ रहा है तो वह दंड का भागी होगा और नहीं समझ रहा है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। यानी कि 83 सीमित बचाव देती है समझदारी पर। आया भी था क्वेश्चन, ये नहीं कि नहीं आया था। आपका 3-4 क्वेश्चन तो इसी बार का हम कोरिलेट करके बता दिए। आपका भले टाट चल रहा हो, लेकिन तमाम क्वेश्चन कोरिलेट करके हमने बताया। इसमें कोई शक नहीं है, कहाँ कहाँ आया है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा भाई, एक एक छोटी छोटी बातों से। फिर एक बार देखिए, अगर बच्चा 7 वर्ष से अधिक है, 12 वर्ष से कम है, तो समझदारी देखी जाएगी। अगर वह अपने कार्य के नेचर को समझ रहा है
तो वह दंड का भागी होगा, और नहीं समझ रहा है तो बचाव का हकदार होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 7 वर्ष से अधिक का होता जाता है, ये माना जाता है कि उसमें समझदारी बढ़ रही है। इसको डोली कैपेक्स कहते हैं, यानी कि सक्षम गुड़िया। यानी कि ये गुड़िया अपराध कर सकती है, सक्षम है, लेकिन अपराध का नेचर जान रही है कि नहीं, इस पर कवर करेगा। अगर वह नेचर जान रहा है कि गलत हम कर रहे हैं, तब दंड का भागी होगा, और नहीं जान रहा है तो बचाव का क्या होगा, हकदार। तो पूर्ण बचाव देती है 83 की सीमित, सीमित पूर्ण नहीं। एक लाइन और देखना है, एक लाइन ये देखना है कि भले बच्चों को आपराधिक मामलों में डिफेंस दिया गया है, लेकिन जो लोग बच्चों से कार्य करवाते हैं उन लोगों को कोई बचाव प्राप्त नहीं है। फिर एक बार उदाहरण देखिए। ये एक व्यक्ति है जो भी एक 6 वर्षीय शिशु है, उसको जहर देता है कि जाकर, मैंने ए एक व्यक्ति है, वो बी 6 वर्षीय बालक है, ए बी को एक जहर देता है कि तुम जाके सी के खाने में डाल दो, और बी जाकर सी के खाने में जहर डाल देता है। तो ए का दायित्व बताइए, बी का दायित्व बताइए। तो आप कहेंगे कि जो अपराध किया है बी, यानी कि जो जहर डाला है, वह तो 5 वर्ष का है, तो धारा 82 उसे पूरी तरह बचाव देगी, क्योंकि 7 वर्ष से कम का बालक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं हो। अब समस्या यह है कि जो दुष्प्रेरण किया है, एबेट किया है, जो उकसा दिया है बालक को कि ये जहर लो डालो, क्या वह भी बचाव का हकदार होगा? नहीं। तो अगर एक घटना स्थल पर मौजूद है तो डायरेक्ट मर्डर के लिए दोषी होगा, और अगर एक घटना स्थल पर मौजूद नहीं है तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। यानी कि सिद्धांत ये निकला कि भले बच्चों को बचाव दिया गया है, लेकिन जो लोग बच्चों से अपराध कराते हैं उनको कोई बचाव प्राप्त नहीं होगा। ये आपका बाल्यावस्था। फिर एक बार लास्ट लाइन देखिए, तब आगे बढ़ा जाए। बाल्यावस्था अपकृत विधि में कोई बचाव नहीं है, लेकिन आपराधिक विधि में है। ये हाँ? कैसे का? उसकी जो संपत्ति होगी उसको कुर्क करके, जब्त करके पैसा वसूला जाएगा, और क्या भाई? हाँ, नहीं तो उनका होगा ना भाई, अंश तो होगा, कुछ भी अंश होगा। अब कैसे क्या? जो संपत्ति रहेगी उसी से तो वसूलेंगे, नहीं रहेंगे तो टाइम ना फीस। और क्या भाई? ये थोड़े है कि अपकृत में मुआवजा ही तो वसूलना है, जेल तो भेजना नहीं है। तो बच्चे के नाम अकाउंट अकाउंट हो तो उससे वसूली है, नहीं तो बच्चे के जो नाम संपत्ति है या उसका जो हिस्सा है संपत्ति में, बाप की संपत्ति में सदाकी अगर बच्चा है तो बाप की संपत्ति में हिस्सा है तो बेचा जाएगा, वसूला जाएगा। कोई दंड थोड़े देना है कि बच जाएगा। दूसरा नियम देखिए आपका, मत व्यक्ति देखा जाए। मत या जो नशे वाले व्यक्ति हैं, देखिए आपका अपकृत विधि में मतता, याद रखिए, या अपकृत विधि के तहत जो मतता है वह कोई बचाव नहीं है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई अपकृत किया है, कोई टाट किया है, और जिस समय वह टाट कर रहा था वह नशे में था, तो ऐसी कंडीशन में अपकृत विधि उसे कोई बचाव नहीं देती। यानी कि अपकृत विधि में मतता कोई बचाव नहीं है। फिर याद रखिए आपका, तो लेकिन आने की इसका मतलब फिर एक बार समझिए, दो ही लाइन आपका जानना है अपकृत में, कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है और नशे में होने के कारण कोई अपकृत कर देता है, तो इस आधार पर
वह बचाव का हकदार नहीं होगा कि कार्य करते समय वह नशे में चूर था। लेकिन जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, मतत्ता बचाव हैं और दो धाराएं इसके लिए बनी हैं, एक 85 और एक 86। 85 में स्वैच्छिक मतत्ता और अनैच्छिक आपका 86 में है। देखिए तो सही है ना। हाँ, हमेशा कंफ्यूज हम भी कभी काल हो जाते हैं। 85 और 86 तो पहले स्वैच्छिक है ना, अनैच्छिक है ना। देखिए फिर एक बार देखिए हो, बेरक देखिए एक बार गलत ना हो भाई, फिर पढ़ा अनैच्छिक होना चाहिए, लेकिन एक बार देखिए तो बेरक में देखिए, अनैच्छिक मतलब कि इच्छा के विरुद्ध और स्वैच्छिक का मतलब कि अपनी इच्छा से। फिर एक बार देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ दिया गया है उसके ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध दिया गया है और मादक पदार्थ ले मने दिए जाने के कारण उसका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है, उसका मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता क्या किया है, खो दिया, असर पड़ा है। और उस दौरान अगर वह कोई भी अपराध करता है तो वह पूर्ण बचाव का हकदार होगा, यानी कि आंशिक नहीं, आपका पूर्ण बचाव का हकदार होगा। लेकिन जिस पदार्थ से नशा हुआ था वह पदार्थ उसे स्वेच्छा से न लिया हो, यानी कि उसे जबरदस्ती खिला पिला दिया गया या ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध। फिर याद रखिए, यानी कि अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध मादक पदार्थों को दिया गया या पिलाया गया, खिलाया गया और उस दौरान अगर वह उसका दिमाग सोचने समझने की जो क्षमता है क्या हुआ, खो बैठा और उसी समय अपराध कर दिया, तो आईपीसी की धारा 85 उसे एब्सोल्यूट डिफेंस देती है, पूर्ण बचाव देती है, वह किसी अपराध का दोषी नहीं हो। लेकिन आईपीसी की धारा 86 स्वैच्छिक मतत्ता में आंशिक बचाव देती है। पूछा जाता है बहुत ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नशा किया है, उस नशे के कारण उसका मस्तिष्क कार्य का मस्तिष्क सोचने और समझने की क्षमता खो दिया है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या गलत कार्य है क्या सही कार्य। अगर उस दौरान वह कोई अपराध करता है तो जिस अपराध के लिए आशय आवश्यक है वहाँ उसे बचाव मिलेगा, लेकिन नॉलेज के मामले में कोई बचाव नहीं मिलेगा। यानी कि सीमित बचाव का मतलब ये हुआ कि जिस अपराध के लिए इंटेंशन आवश्यक था और मत स्वेच्छा से मत होने के कारण वह उस अपराध के लिए आशय उसका नहीं हो पाया, लेकिन अपराध किया है, तब ऐसी कंडीशन में उसे बचाव मिलेगा। लेकिन जहाँ तक जानकारी या ज्ञान का मामला है, भले उसे ज्ञान न हो, लेकिन कानून ये मानेगा कि तुम्हें इस बात की जानकारी या नॉलेज है, लेकिन ये कब, जबकि स्वेच्छा से नशा किया हो कि आपका अनैच्छिक किया हो स्वेच्छा से। एक उदाहरण देखिए आपका, हर एक जगह देखेंगे, जैसे आपका 302 में देखेंगे, 300 में देखेंगे, 299 आईपीसी में देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इरादे के साथ कार्य किया है। फिर लिखा गया है कि ज्ञान रखते हुए कार्य किया है, तो इरादे में तो बच जाएगा, लेकिन जहाँ नॉलेज कहा गया है वहाँ उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। अब उतना डिटेल में संभव नहीं है चूंकि पढ़ाना, लेकिन सीमित बचाव है। किस मामले में बचाव है, आशय में, और किस में कोई बचाव नहीं है,
ज्ञान में। कौन सी मतता? स्वैच्छिक। तो अनैच्छिक मतता पूर्ण बचाव है और स्वैच्छिक मतता क्या है? आंशिक। ये याद रखिए, आशय में बचाव देगा और ज्ञान में नहीं देगा। अब ये मतता भी हो गया। अगला आ जाए अपकृत में। अब आ जाए अपकृत में, आपका देखा जाए चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा कार्य। कौन बचाव नहीं है, पहले इसी को पढ़िए, तब आपका बचाव देखा जाएगा। वो तो आईपीसी में जो बचाव रहेगा ज्यादातर किस में रहेगा? टाट में। बस ये है कि वहीं आईपीसी टाट जोड़ जोड़ के दोनों बचाव याद कर लेने हैं टाट में भी। तो चित्त विकृतता, ये चित्त विकृतता या अनसाउंड माइंड पर्सन द्वारा किया गया कार्य। तो फिर एक बार अच्छे से तैयार रखिए, अपकृत विधि में यह कोई डिफेंस नहीं है कि जिस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाते समय वह अनसाउंड माइंड पर्सन था, यानी कि सामान्य भाषा में वह पागल था। तो पागलपन अपकृत विधि में क्या कोई बचाव है कि नहीं? नहीं है। अर्थात अगर पागल ने किसी का घर ही जला दिया, किसी की माने कह सकते हैं संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, शरीर को पहुंचाया, तो जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है वह पागल के खिलाफ मुकदमा करके भरपाई वसूल सकता है कि नहीं? वसूल सकता है। तो पागल के खिलाफ मुकदमा करवाइए और फिर वही सीपीसी का आदेश कौन काम करेगा? 32। देखिए, ए ने बी मान लीजिए पागल है और बी ने ए को नुकसान पहुंचाया, तो ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि इस पागल से हमें मुआवजा या क्षतिपूर्ति या डैमेजेज क्या किया जाए? दिलवाया जाए। तो क्या बी ये बचाव ले सकता है कि मैं पागल था अतः कोई मुआवजा नहीं दूंगा? नहीं, क्योंकि अपकृत विधि में अनसाउंड माइंड या पागल होना कोई बचाव नहीं है। याद रखिएगा, उल्टा नियम चलेगा आईपीसी से। अब समस्या ये है कि जब बी को प्रतिवादी बनाया गया और बी अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो बी की ओर से बी का पक्ष रखने के लिए न्यायालय बी की ओर से एक गार्जियन नियुक्त करेगा। तो किस आर्डर के तहत? पहले तो ये जानना है, सीपीसी में आदेश 32। और उस गार्जियन का जो नाम होगा गार्जियन एड लिटेम, यानी कि वादार्थ संरक्षक। याद रखिए, वादार्थ संरक्षक, ये हमेशा याद रखिए, गार्जियन एड लिटेम। ये भी पिछली बार, इस बार तो नहीं, इसके पहले वाले जे में सीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि अगर प्रतिवादी पागल है तो किस आर्डर के तहत उसके लिए आपका वादात संरक्षक नियुक्त किया जाता है? तो वह आर्डर 32 है। अगर प्रतिवादी माइनर है, 18 वर्ष से कम है, पूछे, तब भी वही आर्डर। तो आदेश 32 किसके लिए काम करेगा? अवयस्क के लिए कि पागल के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। ये इस प्रकार चित्त विकृतता, आपका पागल होना, अपकृत में कोई बचाव नहीं है। अब इसको आपराधिक में जोड़िए। क्या चित्त विकृतता आपराधिक मामलों में डिफेंस है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा चित्त विकृतता या पागल होना, या आपका कह सकते हैं कि पागलपन आपराधिक मामलों में डिफेंस है और ये पूर्ण बचाव है। और आईपीसी की धारा 84 में इसका वर्णन किया गया है। कौन सी धारा ऐड करेंगे? 84। अब 84 थोड़ा देखिए भाई, टाट के साथ साथ हम आपका आईपीसी की जो धाराएं कोरिलेट हो रही हैं आपको वो भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है। चित्त विकृतता आपराधिक मामलों में बचाव है, पहला नियम। दूसरा नियम किस सेक्शन में है? तो आपका जवाब रहेगा 84 में। 84 में आपका सामान्य नियम है
और उसी का स्पेसिफिक रूप 85 और 86 में दिया गया है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में दोष है और मस्तिष्क में दोष के कारण जिस समय वह अपराध कर रहा था, इस दोष के कारण वह कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पाया, या कार्य अनलॉफुल है, विधि विरुद्ध है, नहीं समझ पाया, या कानून के विपरीत है, ये समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उसके मस्तिष्क में क्या था? दोष। कब ये दोष था? अपराध करने के पहले कि बाद में, कि अपराध करने के समय? अपराध करने के समय। तो 84 ये कहती है कि उसे पूर्ण रूप से क्या दिया जाएगा? बचाव। अब यह है कि अगर मस्तिष्क में दोष, इसी का व्यापक रूप है, माने इसी का विशिष्ट रूप है 85-86। अगर मस्तिष्क में दोष नशे के कारण हुआ है तो इसके लिए स्पेशल नियम 85 और 86 में दिया गया है। यानी कि सामान्यतः मस्तिष्क में दोष उत्पन्न हुआ रोग के कारण, किसी कारण से, तो 84। और यही नशे के कारण मस्तिष्क में दोष उत्पन्न हो गया है, सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति खो दिया है, तो 84 का ही स्पेसिफिक रूप कहाँ दिया गया है? 85 और 86। यानी कि एक तरह से 84, 85 और 86 मस्तिष्क में दोष के कारण आपका मस्तिष्क में दोष के आधार पर क्या देती है? बचाव। बस ये है कि नशा के कारण दोष उत्पन्न हो गया तो दो धाराएं बनी है अलग अलग, 85 और 86। और बिना नशा किए बीमारी इत्यादि के कारण उत्पन्न हो गया तो आपका 84 केस याद रखिएगा। इस पर जो लीडिंग केस है वह मैकनाटन का है। यानी कि जो चित्त विकृतता पर केस है कौन सा? मैकनाटन का। देखिए एक क्वेश्चन और बना है कि आपका 84 में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पागल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये याद रखिए। भले मैं समझाने के लिए पागल बता रहा हूँ, पागल शब्द का प्रयोग न करके अनसाउंड माइंड पर्सन द्वारा, यानी कि चित्त विकृत या विकृत चित्त व्यक्ति कहिए, का प्रयोग किया गया है। तो आप ये कहेंगे कि पागल और चित्त विकृत में अंतर क्या है? तो पागल और चित्त विकृत में अंतर है। चित्त विकृत या अनसाउंड माइंड आपका ये है कि अनसाउंड माइंड का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा था, उसका मस्तिष्क उस समय सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता था कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और पागल, पागल भी वह हो सकता है, यानी कि चित्त विकृतता पागलपन वश भी हो सकती है, और अन्य कारणों से भी। यानी कि पागल है इस कारण से, या मत है इस कारण से, या अन्य कारणों से भी, जिस समय वह अपराध कर रहा था सोचने समझने की क्षमता खो बैठा था, तो हम कहेंगे चित्त विकृत। और पागल तो जो बीमार है आपका वह पागल कहा जाएगा। लेकिन चित्त विकृत बीमार नहीं है, पागल नहीं है, लेकिन अन्य भी कारण से वह अपना मस्तिष्क में मन मस्तिष्क उसका क्या है? डिस्टर्ब। तो इसमें आपका 3 उदाहरण पूछा जाता है। थोड़ा बहुत डिटेल में भी चला जाए, पीसी भाई उत्तराखंड इत्यादि में काम करेगी। जो उत्तराखंड और यूपी का मेंस का मॉडल है, इसमें आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बना है, और वह समस्यात्मक क्वेश्चन 3 एंगल से बना है। एक आपका जो बना है वह आपका मिर्गी में अपराध, फिर दूसरा निद्रा में अपराध, और प्रसूति उन्मत्तता में अपराध। देखिए तीनों को एक एक लाइन समझिए। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ गई है और उस दौरान उसका मने मस्तिष्क क्या उचित है क्या अनुचित है सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता,
और उसी दौरान वह अगर कोई अपराध कर देता है तो 84 के तहत वह पागल नहीं है। मिर्गी आई है तो पागल नहीं कह सकते, लेकिन उसको बीमारी के कारण मस्तिष्क में क्या आ गया है, दोष, और उस दौरान अगर वह कार्य करता है तो बताइए बचाव का हकदार होगा कि नहीं होगा। पागल नहीं है वो, लेकिन चित्त विकृत है तो चित्त विकृतता पागलपन के भी कारण हो सकती है और अन्य कारणों से भी। ये चित्त विकृतता व्यापक शब्द है, पागल थोड़ा उसमें क्या हो गया, सीमित। चित्त विकृतता नशे के भी कारण हो सकते हैं, वो भी पागल नहीं है तो उसके लिए अलग धारा है। अगला देखिए, निद्रा में अपराध। निद्रा में कई लोगों को ये माने बीमारी होती है कि जब वो सोते हैं तो सोते समय ही एक तो बड़बड़ाने की बीमारी रहती है। तो पहला एविडेंस का क्वेश्चन बना लेना है कि जैसे कि आपके हमारे मौर्य जी हैं, सोते जागते समय धाराएं रट रहे हैं। इनके पार्टनर और इत्यादि लोगों ने बताया कि आपका ये माने सोते हुए भी बड़बड़ाते रहते हैं, ये धारा में ये धारा में ये। तो यही होना भी चाहिए, सोते जागते नहाते खाते कुछ तो कम से कम तैयार रखिए। भाई देखिए कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो भी आपका सटीक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि मेरिट हाई भी जा रही है और आपका माने पढ़ाई का जो स्तर है वह आपको ऊंचा उठाना ही होगा। ये बिहार में इतना ना समझिए कि आसान है निकालना। एक एक जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, यही बातें काम करेंगी और यही बातें ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। प्रयास अभी से करिए, 3 माह कोई कम नहीं है। 3 माह में पूरा सिले 1 माह में समाप्त कर दिया गया था पिछली बार, इस बार तो 3 माह है और 90% आ भी गया था, लेकिन 3 माह बहुत है। अच्छे से पढ़िए, टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा कवर करिए जिनको भाई देना है। इसी बीच उत्तराखंड भी है भाई आपका, तैयार रखिए, ज़्यादातर पढ़ा ही दिया गया है। हिंदू ला मुस्लिम ला चल ही रहा है और सब्जेक्ट मेजर एक तो इतना पढ़ाया ही गया है आपका जे में यूपी। फिर एक बार देखिए, निद्रा में अपराध। निद्रा में अगर कोई, देखिए कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि वह दिमाग माने सोए रहते हैं, लेकिन सोने में भी आपका बिस्तर से उठकर चलते रहते हैं, कार्य कर देते हैं, फिर आकर बिस्तर पर सो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि उसने उन लोगों ने कौन सा कार्य किया। ये बीमारी एक है, फिल्म भी बनी है, धारावाहिक भी आता था। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग पागल नहीं हैं, लेकिन अनसाउंड माइंड हैं। यानी कि बीमारी के कारण जिस समय उसने अपराध किया उसका मस्तिष्क क्या था, काम। तो बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 84 बचाव देगी। और अंतिम प्रसूति उन्मत्तता है। प्रसूति उन्मत्तता मतलब कि डिलीवरी के समय, बच्चा पैदा होने के समय कभी काल इतना दर्द होता है औरत को कि वह होशो हवास खो देती है और दिमाग काम ही नहीं करता। अगर उस दौरान वह कोई अपराध कर देती है तो 84 आईपीसी उसे बचाव देगी। यानी कि कुल मिलाकर ये लाइन रहा कि अपकृत विधि में, फिर एक बार देखिए, अपकृत विधि में चित्त विकृतता कोई बचाव नहीं है। लेकिन यहीं अगर हम आपराधिक विधि को देखें तो आपराधिक विधि में आईपीसी की धारा 84 आपका क्रिमिनल मामलों में बचाव देगी, ये याद रखिएगा। अब आइए अगला मिस्टेक देखा जाए, ये भी पूछा जाता है। यानी कि जो जो अपकृत में बचाव नहीं है पहले उसी को हम पढ़ा रहे हैं, ये भी याद रखिए। आइए देखा जाए मिस्टेक या भूल। सामान्यतः अपकृत में जो भूल है वह सामान्यतः बचाव नहीं है। यानी कि फिर एक बार देखिए, जनरली अपकृत विधि के तहत अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हजूर हमसे गलती हुई है
इनको नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया, हमसे भूल हो गई। चाहे भूल तथ्य की हुई हो या विधि की हुई हो, तो जनरली सामान्यतः अपकृत विधि में, चाहे आपसे भूल विधि की हुई हो या तथ्य की हुई हो, कोई बचाव नहीं है। एक बार उल्टा नियम चलेगा, आईपीसी ना अप्लाई कर दीजिएगा, अभी अपकृत में रहिए, उसके बाद आईपीसी बताया जाएगा। सामान्यतः अपकृत के तहत याद रखिए, फिर जो मिस्टेक या भूल है वह जनरली, वो एक अपवाद है, वो बाद में बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन अभी एक सामान्य नियम जानिए कि अपकृत विधि के तहत आपका जो मिस्टेक है वह जनरली बचाव नहीं है। अब इसी में भरमा देगा, तथ्य की भूल बचाव देगी, अपकृत में वो भी नहीं देगी, विधि की भूल बचाव देगी, वो भी नहीं देगी, और दोनों दे देगा। तो फिर एक बार याद रखिए, चाहे अपकृत में प्रतिवादी ने मिस्टेक का फैक्ट किया हो या मिस्टेक ऑफ लॉ किया हो, कोई बचाव उसे प्राप्त नहीं है सामान्यतः। वो एक अपवाद है जो हम बाद में बताएंगे, अभी अपवाद पर नहीं आना, अभी कौन सा रूल जानना है, जनरल। अब इसी को आप थोड़ा व्यापक वे में देखिए, जहाँ जहाँ भूल हो। एक तो एविडेंस में दिमाग स्थिर करके पढ़िएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़िएगा, और लास्ट में आईपीसी में। बहुत ज़्यादा नहीं हम कवर करेंगे। जब आप एविडेंस पढ़िएगा तो वहाँ भी त्रुटि या मिस्टेक या भूल है, और धारा 93, 94, 95, 96 और 97। फिर एक बार याद रखिए, एविडेंस में आपका 93, 94, 95, 96 और 97, ये त्रुटि या मिस्टेक या गलती या भूल से ही संबंधित धाराएं हैं। तो किस भूल को सुधारा जा सकता है एविडेंस में, अप्रत्यक्ष, और किस भूल को नहीं सुधारा जा सकता, प्रत्यक्ष। तो जो 93 और 94 होगा वह प्रत्यक्ष त्रुटि प्राइमा फेसाई ही दिख जाएगी, इसको सुधारा नहीं जा सकता। और कौन सी त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इनहेरेंट या लेटेंट या अंतर्निहित, या उसी को हम अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। सेक्शन याद रखिएगा आपका, कौन सा सेक्शन है, तो आपका 95, 96 और 97। तो हल्का सा ही देखना है। कॉन्ट्रैक्ट में भी मिस्टेक है, दो जगह मिस्टेक आएगा, एक 72 में आएगा, यानी कि 72 में आपका संविदा कल्प के मामले में, और एक आपका 20, 21, 22। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा, 20, 21 और 22, उतना नहीं बताया जा सकता। कुल मिलाकर आईपीसी में बैक हुई है। अपकृत विधि में फिर एक बार देखिए, अब उसके बाद आईपीसी थोड़ा बताया जाए कोरिलेट करके। अपकृत विधि में चाहे मिस्टेक तथ्य का हो और चाहे ला का हो, सामान्यतः कोई बचाव नहीं है। यानी कि प्रतिवादी ये नहीं कह सकता कि हजूर हमसे भूल हो गई, अतः हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, क्योंकि टाट में दंड तो देना नहीं है, क्या देना है, मुआवजा। तो ये बचाव नहीं है। लेकिन जहाँ तक आईपीसी की बात है, जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में मिस्टेक बचाव है। और वह जो मिस्टेक बचाव है, पिछली बार एपीओ में जे में आया था, इस एपीओ में भी दो धाराओं में आपका बचाव के रूप में मिस्टेक को प्रयुक्त किया गया है। यानी कि भूल को आईपीसी की दो धाराओं में बचाव के रूप में समाहित किया गया है। वह धाराएं आपको याद होनी चाहिए, 76 और 79। दोनों धाराओं में एक ही सिद्धांत है, वह ये सिद्धांत याद रखिए
कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी कि आपका मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है, क्षम्य नहीं है, जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की भूल क्षमा करती है। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए। अब क्वेश्चन जो बना था कि तथ्य की भूल क्षमा करती है, ये कहाँ प्रावधान है? तो 76 आ जाए, 79 आ जाए, दोनों आ जाए तो दोनों मारिए। अब भरमाने के लिए देखिए क्या दिया था, आपका दिया था 77, फिर दे दिया था 78, 79 और इनमें से कोई नहीं, 76 दिया ही नहीं। तो भाई जब दोनों धाराएं न दे और एक धारा दे तो क्या मारेंगे? केवल एक धारा। और जब ये दोनों धाराएं न रहे ऑप्शन में, तब इनमें से कोई नहीं मारना है। यही लोग आपका इसके पहले गलत करके आ गए थे। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। ये आईपीसी के दोनों सेक्शनों में है। किस किस में? 76 और 79। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक मामलों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट बचाव देगा, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ बचाव नहीं देगा। और टाट में हमने क्या बताया? कोई बचाव नहीं। तो आईपीसी में कौन बचाव देगी? तथ्य की भूल की विधि की। और कौन सी भूल बचाव नहीं देगी? कोई, विधि की। अब दोनों धाराओं में एक एक लाइन देख लिया जाए। 76 में यह है कि कोई व्यक्ति कानूनन किसी बात को करने के लिए क्या है? बात। और वह उस बात को करता है या उस बात को करने में उससे भूल हो जाती है, तब बचाव। और 79 में है कि कानूनन बाध्य नहीं है, वो विधि द्वारा न्यायानुमत। देखिए एक एक लाइन समझ लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। देखिए विधिक बाध्यता का मतलब ये है कि कानून ये कहता है कि आप ये कार्य करिए, और किसी व्यक्ति ने वह कार्य कर दिया, तो क्या उसने कोई अपराध किया कि नहीं? नहीं किया। दूसरा, विधिक न्यायानुमतता का मतलब ये हुआ कि कानून ये नहीं कहता कि आप ये कार्य करिए, लेकिन अगर आपने वह कार्य कर ही दिया तो कानून कहता है कि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया। आपने कैसा कार्य किया? सही किया। इसको आपका विधिक न्यायानुमतता कहते हैं। यानी कि व्यक्ति कानूनन उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन अगर कर भी देता है तो कानून ये कहता है कि तुमने गलत कोई कार्य नहीं किया, तुम्हारा कार्य क्या है? क्षम। इसके लिए तमाम धाराएं हैं, अब उतना बताना संभव नहीं है। इस प्रकार आज हमने ये बताया कि जनरल एक। हाँ, एक और बताना है भाई। देखिए आपका दो प्रकार के अपवाद होते हैं, 1-2 मिनट और देखिए, वो भी सामान्य बातें तो निकल जाए जितनी है। एक तो जनरल एक्सेप्शन हमने बताया, अपराध में भी और अपकृत में। और अपकृत विधि में कौन बचाव नहीं है, ये लिस्ट तैयार करिएगा। फिर हम बता रहे हैं बाल्यावस्था या बालकपन, फिर आपका मिस्टेक हो गया, फिर मत व्यक्ति हो गया यानी कि आपका, और चित्त विकृतता, ये बचाव नहीं। इसके अलावा जो आईपीसी में बचाव दिया गया है, सामान्यतः वही बचाव यहाँ भी काम करेगा। तो आईपीसी में जैसे न्याय कार्यों की धारा में बचाव है, तो आपका कहेंगे 77, तो यहाँ भी न्याय कार्य आ जाएगा बिना धारा के। और कार्यपालिकीय कार्य को कहाँ बचाव है? 78, तो यहाँ भी अपकृत में बचाव पढ़ना है। दुर्घटना को कहाँ बचाव दिया गया? 80, तो यहाँ भी बचाव दुर्घटना। आवश्यकता कहाँ दी गई? 81, तो यहाँ भी आवश्यकता। 82, 83, 84, 85, 86 छोड़ देना है, क्योंकि टाट में बचाव ही नहीं है। फिर 87 से लेकर 92 आपका कंसेंट यानी कि सम्मति, तो यहाँ भी डिटेल में पढ़ना है। फिर आपका कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा बचाव है, तो यहाँ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा। यही सब बातें आपको पढ़नी है।
यानी कि कुल मिलाकर जनरल एक्सेप्शन की जो भूमिका थी वह केवल बताई गई। कल से आपका माने एक एक करके शुरू किया जाएगा। तो पहले जो छोटे छोटे हैं 5-5 मिनट वाले एक्सेप्शन, वो पहले 7-8 कल बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका और चलेगा। तो रेस्ट ले लीजिए, इक्विटी चलेगा भाई 15 मिनट बाद अभी।